एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। You absolutely saw she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati. तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting on Uttar Pradesh and voting in Haryana. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. तो राहुल गांधी ने आज वोट चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के चलते हारी है। उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए, जवाब बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी ने कहा राहुल बेवजह बयान दे रहे हैं, जबकि उनके ही पार्टी के लोगों ने माना कि अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस हरियाणा में हारी थी। बहरहाल ये जो वोट चोरी का मामला है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। महादेवपुरा, आलंद और उसके बाद अब हरियाणा, इन 3 मामलों में राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे जो 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्या राहुल गांधी की एच फाइल्स ने कांग्रेस की हार के सच से पर्दा उठा दिया है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के बहाने ईसीआई की विश्वसनीयता को सोच समझकर टारगेट कर रहे हैं? अगर हरियाणा में फर्जी वोटिंग के राहुल के दावे सत्य हैं, तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी से धनंजय गिरी साहब, जनता दल यूनाइटेड से श्वेता प्रिया, कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा और राजकुमार राजन साहब हमारे साथ आरजेडी से जुड़ेंगे। धनंजय गिरी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सिर्फ ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई के कारण कांग्रेस हारी थी और राहुल गांधी ने जो सबूतों के साथ आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आरोप लगाए उसको खारिज कर देना, ये तो सही नहीं है। भाई वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गंभीरता से उनकी बात को ले लिया जाए। बताइए क्या किया जाए। भाई चुनाव आयोग में जब आप कोई भी वोटिंग होती है, हर बूथ पे सारी पार्टियों के लोग होते हैं। उसके बाद जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद अगर किसी को किसी तरह का शक शुबा है तो उसमें क्लेम का सिस्टम बना हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं का एक सिस्टम लगातार बना हुआ है। उस सिस्टम से चल करके आप जो बात करना चाहते हैं कहिए। जब पिछली बार भी उन्होंने कर्नाटका में कहा था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसका एफिडेविट करके दे दीजिए, फिर इसकी जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन वो भाग गए। राहुल गांधी के पूरे कैरेक्टर को आप देखेंगे तो आरोप लगाना और भाग जाना ये तरीका नहीं होता है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं में देश में हैं, जैसे कि आप खुद नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं, तो जब आपके ऊपर आए तो आप जमानत के लिए आप जी देने गए। जो आपको लगता है कि वास्तव में कहीं कुछ गलत है और उसको ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन धनंजय गिरी साहब, एक मिनट, जैसे ईवीएम के खिलाफ लगातार आप देखे हुए 3-4 साल मामला चलता रहा। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से चीजें खारिज हुई, उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, एसआईआर हुआ। मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया को रुकवाने के लिए लगातार आप न्यायालय में गए, वो भी नहीं रुका। एसआईआर हो गया, बिहार में चुनाव भी होने के इस कगार पे आ गया। जब राहुल गांधी को अपनी स्पष्ट होती हुई 92वीं हार दिखी तो वो 2 महीने जाके कोलंबिया रहे। आप बताइए, पॉलिटिकल वर्कर जो भी कोई है, जो कोई राजनीति में है, वो अब लगातार धनंजय गिरी साहब करता है। एक बात का तो जवाब मिलना चाहिए ना। ब्राजील की मॉडल 100 बार वोट दे देती है हरियाणा में 10 अलग अलग बूथों में, ये कोई मजाक है क्या?
ये कितना तथ्य है, कितना कथ्य है, इसको जांच किए बिना कुछ कैसे कहा जा सकता है? यह भी आरोप है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उन्होंने 100 बार मल्टीपल टाइम जो है ये प्रूफ जो है इनको क्रॉस चेक किया है और वो कह रहे हैं मैं भारत का नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है साहब, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके मेरे पास साक्ष्य ना हो। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं एक ब्राजीलियन मॉडल 10 अलग अलग बूथ से 100 बार वोट दे देती है, ये क्या है साहब? ये आप बताइए कि क्या पहले राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाया है? क्या पहले जाकर के कोर्ट में माफी नहीं मांगी है? राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ही है आरोप लगाना, माफी मांग लेना। तो जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे कौन भरोसा कर सकता है? वो एक नेता प्रतिपक्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक परिवार विशेष के सुपुत्र है, इसके अलावा उनमें और कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिस कारण से नेता प्रतिपक्ष। बट लोगों के मन में तो अब ये सवाल उठने लगा है ना, वोट चोरी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो हमारी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो दुनिया भर में जानी जाती है अपनी निष्पक्षता के लिए, अगर आज उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं तो साहब ये असलियत तो देश के सामने आनी चाहिए। कल तो उन्होंने देश के न्यायालय पर हमला किया, कहा कि 10% लोग सिर्फ न्यायालय पर कब्जा करके बैठे हैं। कल उन्होंने देश की सेना पर हमला किया कि जाति विशेष और 10% लोग, तो देश की सेना जवाब दे, देश की न्यायपालिका जवाब दे, देश का चुनाव आयोग जवाब दे, और एक बेहद गैर जिम्मेदार आदमी राहुल गांधी सब पे आरोप लगाते रहे और सब लोग जवाब देता रहे। जबकि उन्होंने राफेल मामले में आरोप लगाया था, कोर्ट में जाकर के लिखित माफीनामा मांगा उन्होंने। तो जवाब तो आप लोगों ने भी दिया, जवाब चुनाव आयोग ने भी दिया, जवाब आप लोगों ने भी दिया। तो आप अगर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे, आप लोगों को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। अगर कोई बात कहेगा तो उसके काउंटर में तो कुछ कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब से बड़ी बात है, अगर आपकी बात ऑथेंटिक है आप तुरंत जाइए कोर्ट, न्यायालय इसकी जांच करेगा। हाँ, नीरज मिश्रा साहब बात करिए। नीरज मिश्रा साहब, अब ये सबसे बड़ा तर्क है कि जब आपके पास 100% प्रूफ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो भारत के न्यायालय पे आपको विश्वास होना चाहिए, आप वहां का रुख करिए, ये प्रूफ लेके वहां जाइए। देखिए साहब, इतने बड़े पैमाने पे वोट चोरी हो रही है, सरकार जो है इसलिए नहीं बन पा रही है हमारी क्योंकि वोट चोरी हो रही है, ब्राजील की मॉडल वहां वोट कर रही है। रमेश जी, आपके पास एक बड़ा रिसर्च टीम होगा, जरा रिसर्च करके बताइए कि इस देश के अंदर कितनी इलेक्शन पिटीशन आज तक सेटल हुई। जब तक वो इलेक्शन पिटीशन सेटल होने जाती हैं, तब तक दूसरा चुनाव हो जाता है। जो पहले चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो हार चुका होता है या दोबारा जीत कर बैठता है, तब भी वो रिजल्ट नहीं आता। हमने जो प्रक्रिया जनता के सामने रखी है वो ये रखी है कि किस तरीके से 2019 से लगातार इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से वोट चोरी हो रही है। और ये जो एच फाइल्स थी ना, जिसको आप हरियाणा फाइल्स कह रहे हैं, एक्चुअल में अगर इतिहास में जाएंगे तो ये हिटलर फाइल्स है। 1933 में जब हिटलर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने इलेक्शन बंद नहीं किए, लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूशंस को धमकाकर, वहां पर करप्ट लोगों को बिठाकर, मीडिया की जबान पर हिरेन जोशी आदमी जैसे को बिठाकर, ताला लगाकर उन्होंने पूरे चुनाव के प्रोसेस को मजाक बनाया। और उस मजाक बनाने के बावजूद उनको तब भी 42% वोट मिले थे। और आज हमारे यहाँ जो नए हिटलर हैं, इन्होंने ये सारी वोट चोरी कर ली, फिर भी सिर्फ 22,000 वोट का फर्क ला पाए। ये तो ऐसा मॉडस ऑपरेंडी है जो अक्रॉस इलेक्शन अब दिखता है कि विपक्ष के 15 से 20% वोट पे ये पहले से नजरबंदी और चोरी कर लेते हैं। उसमें तो जो विपक्ष का नेता या जो विपक्ष का नैरेटिव, जो कैंपेन इतना मजबूत होता है, जिसके अंदर जो वोट का डिफरेंस है वो 30% 40% है, वो तो विपक्ष जीत जाता है। तो ये कहते हैं कि विपक्ष जीत गया, तेलंगाना हम जीते। अरे क्या हैसियत है बीजेपी की तेलंगाना में कि ये एक सीट भी जीत जाते हैं? ये तो वोट चोरी के नाम पर जो 2-4 झारखंड भी तो जीते, आप कर्नाटका भी जीते। हाँ, भाई कर्नाटका तो बीजेपी बहुत लंबे समय से वहां पर थी, आप कर्नाटका जीते तो ना, आप झारखंड भी जीते। भाई साहब, देश की जनता को तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद रिसर्च वालों को हो गई है। आपको मालूम है जब येदियुरप्पा को जेल जाने के बाद वापस ला के हटाया और फिर बोम्मई साहब को लाया, तो जिस तरीके की सरफुटअव्वल की स्थिति थी कर्नाटक के अंदर, इनकी तो स्थिति ये थी कि 10% वोट नहीं मिलता। और आज भी यही स्थिति है, यहाँ पर येदियुरप्पा के बेटे को आज तो वहां तक नेता को इस्टेब्लिश कर नहीं पाया, गवर्नर के थ्रू कर्नाटक में अब राजनीति करते हैं। ठीक है नीरज मिश्रा साहब, मैं आऊंगा आपकी बात को, इस चर्चा को। हाँ रमेश भाई सुनिए ना, प्लीज बोलिए। देखिए
आपका काम ये है कि आप फैक्ट्स को जाने दीजिए। फैक्ट ये है कि 25 लाख वोट की चोरी हुई। फॉर्म 6 फॉर्म 7 को छोड़ने के बाद हो सकता है ये चोरी 50 लाख वोट की हो, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 22,000 वोट से ये जीते। और आज अगर उसके बाद ये जस्टिफाई करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर हिटलर राज जो चलाया है उसके लिए देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है नीरज मिश्रा, नजारा आपको ठीक है नीरज जी, आपने अपनी बात की। एनके सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। एनके सिंह साहब, बिहार चुनाव में आपने अप्पू पप्पू टप्पू सुना होगा, लेकिन कभी आपने सीमा, स्वीटी, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला, सुनीता, मतलब एक ही महिला के बार बार अलग अलग नाम हैं और वो अलग अलग जगह पे वोट कर रही है, ऐसा सुना आपने कभी? रमेश, ये डिबेट थोड़ा गंभीर है और हम उसी गंभीरता से इसको लेना चाहेंगे। और बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें दो फैलेसीज हैं जो सभी लोग कह रहे हैं, और यही नहीं, किरण रिजिजू ने भी यही कहा और इसी ने भी यही कहा। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने वाकई मतलब इनकंट्रोवर्टिबल फैक्ट्स दिए हैं। इतना पावरफुल वो फैक्ट है कि ईसी की हिम्मत नहीं हुई उसको डिनाई करने की। अब तर्कशास्त्र के दो फैलेसीज है। अगर कोई सत्य की प्रक्रिया में एक भी कहीं दोष है तो पूरा सत्य ढह जाता है। ब्राजील के अभी तक किसी ने स्पेसिफिक क्वेश्चन जो राहुल गांधी ने किए उसका जवाब नहीं दिया है। हम प्रवक्ताओं से नहीं उम्मीद करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था। ब्राजील की कैसे आई? अब जरा गौर कीजिएगा कि एक ही घर में 500 वोटर कैसे हैं। दूसरा राहुल गांधी का था। तीसरा था कि वही वोटर, सेम आइडेंटिटी, सेम फोटोग्राफ यूपी में भी है और हरियाणा में भी है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी को इसका स्पेसिफिक जवाब देना था, उसे ये नहीं कहना था। एक उदाहरण लीजिए कुतर्क का इसी का। आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूं, आपके दो लोग और आप आए, मुझे मारना शुरू किया। तो अब जरा सोचिए कि अगर उन्होंने मारना शुरू किया तो आप क्या ये जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई आप पुलिस में जाइए, मेरी शिकायत कर दीजिए, आप कोर्ट जाइए? ये कौन सा लॉजिक है कि अभी तक इसी कह रहा है कि साहब वो आए क्यों नहीं? इसी कह रहा है साहब एफिडेविट दे देना। ये लोग कैसे इन्फिल्ट्रेट हुए? एफिडेविट दे दे, कह रहा है इसी यार की बात कर रहे हो, विदेशी नागरिकों के खिलाफ कर रहे हो, तो ब्राजील की मॉडल कहां से घुस गई और वो तमाम बार वोट कैसे दे दिया है? तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। डॉक्टर धनंजय गिरी, जो ये लोग कुतर्क कर रहे हैं पूरे सत्ता के लोग, वो ये है कि आप आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आप सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी नालायक है, राहुल गांधी माफी मांगी, इसका क्या मतलब है? आप ये बताइए, इलेक्शन प्रोसेस विशिएटेड, प्रदूषित है कि नहीं? डॉक्टर धनंजय गिरी, ये केवल ब्राजीलियन मॉडल तक सीमित नहीं है। आगे वो कहते हैं, बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है लालचंद, वो उपाध्यक्ष भी हैं, वो और उनका बेटा जो है वो यूपी में तो वोट देता ही है, हरियाणा में भी वोट देता है। एक और हैं प्रहलाद करके, वो यूपी में भी वोट देते हैं, हरियाणा में भी वोट देते हैं। ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने यूपी में भी वोट किया और हरियाणा में भी वोट किया है। अब आप तो राजनेता है धनंजय गिरी जी, आप तो बेहतर समझते हैं ये पूरी प्रक्रिया को। अगर एक व्यक्ति यूपी में भी वोट कर रहा है, हरियाणा में भी वोट कर रहा है और वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो साहब सवाल तो पूछे जाएंगे, शंका भी होगी। इसीलिए तो हम चुनाव आयोग जो SIR कर रहा है उसके पक्ष में है। भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि SIR रोक दिया जाए, इस तरह की चीजें हो, मैल प्रैक्टिस कहीं, हम लोग इसके कभी पक्ष में नहीं रहे। इसीलिए मैं SIR के समर्थन में SIR के विरोध कोट कर रहा था। स्पेशल इंटेंसिव जो रिहर्सल चल रही थी चुनाव आयोग की, जो बिहार में हुआ भी और 12 राज्यों में भी चल रहा है, यही नहीं कि भाई एक आदमी का 2 जगह नाम है, कहीं से कट गया है, कोई एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो होना नहीं होना चाहिए। और 2 जगह का है कि उसने वोट दिया नहीं दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो और बिना जांच के सिर्फ आरोप से किसी पर आरोप समय नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। तो जांच कौन करेगा? सबसे जरूरी है। जांच कौन करेगा? आज तक इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए पूरे बात हो जाती है। इसीलिए इस देश में एक इंदिरा गांधी जी को सजा हुई है भाई गलत चुनाव में गलत करने के लिए। तो अगर चुनाव में कोई भी आदमी गलत करता है तो न्यायालय है, देश की संवैधानिक संस्था है, वो गलत करेगा, कोई भी पाया जाएगा तो उस पर आरोप लगा देने से नहीं हो जाता।
हम कह रहे हैं कि अगर आप संवैधानिक संस्था है, चुनाव है, तो आपको लगता है कि कोई आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ है, आरोप है, तो आप वहां जाइए। वहां आपको लगता है कि नहीं मेरी बात नहीं बन रही है, यार शायद मेरे साथ नहीं ठीक व्यवहार हो रहा है, तो आप बिल्कुल कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो डॉक्टर, देश की संवैधानिक संस्था मीडिया ट्रायल तो नहीं होगा ना? नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। जो आज चुनाव आयोग ने 2-3 बातें की, अगर साहब ऐसा था, वोटर लिस्ट में खामियां थी, तो तब क्यों नहीं सवाल किए गए? जो बूथ लेवल एजेंट थे उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग को ये तर्क देने चाहिए थे? चुनाव आयोग ये कहता कि आप बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करेंगे, दूध का दूध पानी करेंगे, और हमारी साख के ऊपर आपने सवाल उठाया है, हम बिल्कुल जांच के साथ जनता को स्पष्ट बताएंगे। ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था डॉक्टर धनंजय गिरी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग, आप बातें जो मीडिया में आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्हें प्रॉपर जाकर के चुनाव आयोग को लिख करके दे देना चाहिए कि भाई इसकी जांच करिए। चुनाव बिल्कुल जांच करेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जांच करेगा, और करना भी चाहिए। चेक करे कि भाई क्या, कहाँ गलती है, कहाँ सही है। चुनाव आयोग की जांच से अगर संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हो या संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो न्यायालय की शरण में जाए। लोकतंत्र की तो गरिमा है, लोकतंत्र की लेकिन आप इतना जोर न्यायालय में क्यों दे रहे हैं? आप न्यायालय जाने का इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? आप क्यों चाहते हैं कि न्यायालय चले जाएं? आप उस जोर को कम कर देते हैं कि न्यायालय नहीं जाए। मेरे कहने से मत करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं न्यायालय वाले शब्द में? क्योंकि हर आदमी जिसको भी इंसाफ चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था ही न्यायालय की बनी हुई है। इस देश 4 पिलर पर टिका हुआ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा खंभा आप खुद है। और हर आदमी कहता है कि न्यायालय की शरण में जाता है। न्याय एक बृहद अर्थों का शब्द है, और न्याय के आलय में कोई भी जाता है। इसलिए हमने कहा कि न्यायालय से, चूंकि राहुल गांधी न्यायालय गए हैं पहले भी, जब उन पर नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर के लिए न्यायालय गए। डॉक्टर धनंजय गिरी, अभी वो जमानत पे हैं, किसमें है, वो तो खैर बात की बात है। एक और बात आती, देखिए ये मामला और आगे जा रहा है डॉक्टर धनंजय गिरी, ये मामला और आगे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन तय करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। वो बाद में पार्लियामेंट से कानून लाके वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को चेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर ये बदलाव किया गया कि भाई चुनाव आयुक्त या चुनाव मुख्य आयुक्त, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये संशय और गहरा जाता है। देखिए, चुनाव जो कोर्ट से लगातार कानून बनते रहते हैं पार्लियामेंट से, जब जो जरूरी समझा जाता है उस तरह के कानून बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं को का सम्मान सबको करना चाहिए। अब जाके वहां कंप्लेन तो करिए भाई, कोर्ट में तो आप गए थे, लगातार कोर्ट में थे हम लोग, लगातार कई कोर्ट में केसेस चले हैं। ईवीएम का मामला चला हो, चाहे SIR का चला हो, चाहे अलग अलग चुनावों का चला हो, सारे मामले तो न्यायालय के अधीन रहे, और न्यायालय से सब लोग अपने अनुकूल डिसीजन में अनुकूल सब लोग संतुष्ट होकर आए हैं वहां से। नीरज मिश्रा साहब, ये बार बार जो कहा जा रहा है, मैं भी जानना चाहता हूं साहब, इस देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपके पास इतने बड़े साक्ष्य हैं, आप न्यायालय का रास्ता क्यों नहीं चुनते? ये कब तक पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी? इस देश का जनमानस चाहता है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो चुनावी व्यवस्था हो, सरकार को चुनने की जो व्यवस्था हो, वो पारदर्शी बने। अगर वो गलत है तो इसके साक्ष्यों को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? रमेश जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इनको मीडिया ट्रायल से आज दिक्कत हो रही है। इस देश में आज जो प्रधानमंत्री हैं, उसी प्रायोजित मीडिया ट्रायल्स की बदौलत है, जिसको वो चाहे ताज अटैक के समय पर ताज के गेट पर खड़े होकर करते थे, और उसके बाद जो कथाकथित घोटालों के नाम लेते थे, जिनमें आज तक उन कोर्ट्स के अंदर कुछ नहीं निकला, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, उसी मीडिया ट्रायल की बदौलत आज ये प्रधानमंत्री कुर्सी पे। तो इसीलिए इनको डर लगता है मीडिया ट्रायल से कि वहां पर जो बात निकलेगी वो इतनी लंबी चली जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक रही कोर्ट्स की बात, हम लोगों ने तो समय समय पर देखा है कि जब भी देश की जनता के सवाल इस देश के न्यायाधीशों के सामने पहुंचते हैं तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। आज जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा खतरा है तो ये तो कोर्ट को सुओ मोटो करना चाहिए। और जब SIR की प्रक्रिया में हमने ये कहा था कि भाई आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सबके सामने मौजूद है, सबके पास है, आप उसको आप प्रूफ की तरह इस्तेमाल करिए,
तो कोर्ट ने उस बात को समझा और उसके पक्ष में फैसला दिया। नहीं, वहां तो सरकार भी विरोध कर रही थी। नीरज जी, बीजेपी यही तो कह रही है, ये जो एसआईआर प्रक्रिया है ये इसीलिए शुरू की गई है ताकि ये जो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स है इसे खत्म किया जाए। इसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए था। तो रमेश जी, मुझे ये बताइए कि किसने, कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने एसआईआर का विरोध किया? हमने तो एसआईआर की टाइमिंग पे सवाल उठाया था। जब बिहार के अंदर 1 महीने के बाद चुनाव था, आपने उस समय वो एसआईआर की प्रक्रिया की। आपने वहां पे जो 11 दस्तावेज मांगे वो ऐसे थे जो 80% आबादी के पास थे ही नहीं। हमने क्या कहा कि आप आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट बनाइए। जब आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट बनाया, वो एक व्यापक लिस्ट सामने आई तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और आज चुनाव हो रहा है। और उस चुनाव में हमारा गठबंधन इन लोगों से तो बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। ठीक है। चुनाव के बाद भी हमने क्या कहा है, देखिए आज ये समझिए कि क्योंकि चुनाव के नोटिफिकेशन में जहां वोटर लिस्ट लॉक हो रही है और चुनाव के बीच में वो जो 20 दिन का समय है, उसमें आप बीएलओ से क्या चाहते हैं कि जिन लोगों के बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, डुप्लीकेसी है या वोट काटा गया है, बीएलओ उस पे जाके पहले ध्यान दे, या जो 20 दिन के बाद चुनाव है जिससे जनता का भविष्य अगले 5 साल के लिए तय होगा, वो उस पे ध्यान दे। आज चुनाव के बाद हमारे बीएलओ जाके हर उस वोट को चेक करते हैं। इसीलिए चाहे अलंग हो, चाहे महादेवपुरा हो और हरियाणा हो, ये सारे तथ्य तभी तो आपके सामने आए हैं। बिल्कुल। श्वेता प्रिया जी, राहुल गांधी ने जो ये टाइमिंग चुनी है, क्योंकि फर्स्ट फेज के कल वोट पड़ने हैं, तो आपको लगता है बिहार के चुनाव में इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अरे इनकी बातों को रमेश जी कोई सीरियसली लेता नहीं है। ये पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और जो अभी मुझे नाम नहीं पता ये कौन थे, मुझसे पहले बोल रहे थे, क्योंकि हम मॉनिटर नहीं देख पा रहे हैं। नीरज मिश्रा साहब है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी हाँ। जी आदरणीय नीरज जी ने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। हम बताते हैं, प्राइमा फेसाई किसी भी चीज में अगर खामियां लगती है तो जरूर कोर्ट या न्यायालय सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन इनकी बातों का मतलब, राहुल गांधी की बातों का, जो ऐसी बातें करते हैं, इधर से आलू डालेंगे और सोना निकल जाएगा। अब बताइए, इनकी बातों को सुओ मोटो लेने लगे कोर्ट, तो फिर तो वो अपना काम सही से कर ही नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी जेल में होते क्योंकि आलू डालो और सोना निकालो, ये देखिए ना, नरेंद्र मोदी जेल में होते फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और आप खुद जेल में होती क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को आप राहुल गांधी पे चिपका देंगी तो वो होगा नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन का दौर खत्म हो चुका है मैडम। नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअल बात करिए, नहीं आपको झूठ बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कैसे नहीं मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी पर सुओ मोटो कॉन्फिडेंस लिया होता, आलू डालो सोना निकालो पे, तो नरेंद्र मोदी जी जेल में होते। आपके यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब जेल में होते और सुओ मोटो कॉन्फिडेंस हो जाता, जिसमें एफआईआर हुई है, तो ललन सिंह जैसे नेता को पहले ही जेल में। आपको ये नहीं पता तो जरूरत ही नहीं पड़ती। देश क्या चलाएंगे? मैडम आप आजकल नए चैनल पे आने लगी होंगी, हमें मत सिखाइए कि डिबेट कैसे होता है। डिबेट आपने देखे नहीं है, होने के बाद भी आपको नहीं पता है डिबेट कैसे करना है, तो क्या किया जा सकता है? तो नए पैकेज में आप झूठ बोलेंगे। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, नीरज जी एक मिनट रुकिए, नीरज जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, नीरज जी मैं आ रहा हूँ, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी अगर कोई ब्राजीलियन मॉडल 200 बार वोट कर ले 10 बूथ में, आपको चौंकाती नहीं है ये बात? अगर कोई व्यक्ति यूपी में भी वोट करता हो, हरियाणा में भी वोट करता हो, ये कोई सामान्य बात है? इतने तो बड़े पैमाने पे डुप्लीकेट वोटर सामने आए, कोई ये सामान्य बात है? देखिए रमेश जी, आप सिर्फ ये कह देंगे कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, आप ये क्यों भूल रही हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अरे तो नेता प्रतिपक्ष की बातें भी तो नेता की तरह होनी चाहिए ना। आपने बोला उनकी बातों को 100% हमें सीरियसली लेना चाहिए, हम यहाँ बोल रहे हैं 0% लेने लायक नहीं है वो। आप कैसी बात कर रहे हैं? न्यायालय का इतना कीमती वक्त खराब किया जाएगा इनकी रोज के जुमले वाली बातों पे? ये बेतुकी बातें करते हैं। अगर इतनी सच्चाई है इनकी बातों में, एक दिन पहले ये चीजें बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, और क्यों नहीं एफिडेविट फाइल किया? देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये हमारा मीडिया, 4 पिलर है।
हर एक का अपना अपना काम डिसाइडेड है। सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ये चारों पिलर। अगर आपको दिक्कत है, जुडिशरी को गार्जियन बोला जाता है, किसी के परिवार में प्रॉब्लम होता है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने ठीक है, मैं आता हूं। एक मिनट, क्यों नहीं जा रहे हैं जुडिशरी पे? आपको संवैधानिक व्यवस्था एनके सिंह साहब दो बातें यहां पर, मैं आ रहा हूं श्वेता जी, अभी मैं राजन साहब भी हमारे साथ बने हुए। एनके सिंह साहब, अगर मान लीजिए एनके सिंह साहब, एक मिनट श्वेता जी, एनके सिंह साहब, हर कोई चाहता है, भारत का हर नागरिक चाहता है हमारी चुनावी व्यवस्था जिसकी साख है पूरी दुनिया में, उसकी साख को कोई सवाल ना खड़े करे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि साहब ये जो आरोप लग रहे हैं इस पे स्पष्टता हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव आयोग हर बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव आयोग 4 सवाल कर देगा, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, लेकिन जो मूल सवाल है कि साहब ये गड़बड़ी हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, और हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, किसके इशारे पे हो रही है, इसका जवाब तो देश को मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा एनके सिंह साहब? इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। रमेश, बड़ा फंडामेंटल सवाल आपने किया है। इतनी देर हम लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो यही है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन टार्निश्ड, और ये डिमोलिश इसलिए हुआ है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे हैं राहुल गांधी ने, आपको उनका जवाब देना है कि हाउ डिड ए ब्राजीलियन मॉडल क्रीप इनटू योर लिस्ट। और अगर आपकी ये प्रक्रिया दोषपूर्ण है तो एसआईआर भी दोषपूर्ण होगा, क्योंकि आपका कंडक्ट सस्पेक्ट है। इस इंस्टीट्यूशन का कंडक्ट सस्पेक्ट हो गया है आज। लिहाजा सबसे पहला तो यह है कि इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट राहुल गांधी हैज रेज्ड। राहुल गांधी ने जो सवाल किया है वो स्पेसिफिक है कि मॉडल, इसमें कोर्ट जाने का इशू नहीं है। तब तो यह कहा जाएगा साहब पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, मोदी जी को 23 करोड़ वोट मिले हैं, अब वो शासन कर रही है, पार्लियामेंट में क्यों सवाल होगा? 0 आवर क्वेश्चन आवर एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों रखे गए हैं? इसलिए कुतर्क ना करें, सवाल का जवाब सवाल आंसर होता है, क्वेश्चन नहीं होता। ये तर्कशास्त्र नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में रखता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर राहुल गांधी मिले हैं तो राहुल गांधी को भी 12 करोड़ मिले हैं। अगर ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर राहुल गांधी नायब सिंह सैनी के वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीजेपी कुमारी शैलजा के वक्तव्य का इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही शैलजा ने ये कहा था कि साहब हम अंदरूनी गुटों लड़ाई की वजह से इसमें गलत किया है। बीजेपी भी वही दाव आजमा रही है जो कांग्रेस ने आजमाया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं इसका फंडामेंटल क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस विशिएटेड है, तो वो कलंकित है। एनके सिंह साहब, एक एक प्रश्न को आंसर देना इस समय इसी से बनता है। एनके सिंह साहब, आज इसी ये कह के कि साहब आप कोर्ट चले जाइए, मेरे पास कंप्लेंट कर दीजिए, ये मजाक हो रहा है। एनके सिंह साहब, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है गवर्नेंस बाय डिस्कशन, उसमें कोर्ट नहीं आता है, उसमें आप जनता के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाते हैं, पब्लिक अवेकनिंग करते हैं और क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एनके सिंह साहब, मैं आपसे पार्लियामेंट क्यों होती, अखबार क्यों होते, मीडिया क्यों होती? एनके सिंह साहब, समझना पड़ेगा कि ये इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बनाए गए हैं कि राहुल गांधी अगर वैलिड बात कह रहे हैं तो हम उसको रेज करेंगे। एनके सिंह साहब, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि, एक मिनट आ रहा हूं श्वेता जी, एक मिनट रुकिए ना, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि डॉक्टर धनंजय गिरी के दिमाग में यह सवाल क्यों नहीं आ रहा होगा? उनके दिमाग में भी यह सवाल है कि एक ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में कैसे वोट कर सकती है। उनके मन में भी यह प्रश्न अंदर ही अंदर कौध रहा है कि बिहार के जो यूपी के जो लोग हैं वो यूपी में हरियाणा में आके कैसे वोट करते हैं। आप ऐसा मत समझिए, वो इन सवालों की गुत्थी में उलझे हुए हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं आपको सच बता रहा हूं, डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं गलत कह रहा हूं? आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहे हैं? वो भी भारत के नेता होने के साथ साथ वो भारत के सामान्य नागरिक भी हैं भाई, उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं ये सवाल, मैं समझ सकता हूं। नहीं, ये आप परेशान हो रहे हैं, आप अपनी समझ आपको परेशान किए जा रही है। मैं बिल्कुल निश्चिंत से बैठा हूं, क्योंकि मैं भारत के लोकतंत्र में जीवन मूल्य को सिर्फ चुनावी अवधारणा नहीं मानता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र को जीवन मूल्य मानता हूं, इसको जीने की कला मानता हूं, और इसको हम लोग जीते हैं। वी आर बेसिकली डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है हमने, और जिस धरती पर बिहार के बैठा हूं यहां से लोकतंत्र का कंसेप्ट आया है,
तो आप मेरी परेशानी को कैसे समझ गए? आपने कोई नई विद्या सीख ली है क्या? पहले तो स्क्रीन पे आप दिख भी नहीं रहे, तो मैं भी आपको देख के कुछ समझता, शायद मैं तो आपको दिख ही रहा होगा। दूसरी बात, मैं एनके सिंह साहब की बात कहता हूं, वो मुझे लगता है हाँ उनका लिंक चला गया है, ऐसा मत सोचिएगा वो हटे, उनका लिंक गया, ये सच बात है। कुछ ही देर में डॉक्टर धनंजय गिरी आएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये बार बार, क्योंकि एफिडेविट्स की बात हो रही थी, तो मैं ये अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने जो कई सारे एफिडेविट्स जमा किए थे, मैं तो सिर्फ वो दिखा रहा था। वो पिछले 19 अगस्त 2025 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछा भी था, और इलेक्शन कमीशन का जवाब मुझे तो नहीं सुनाई दिया। इस पैनल पर और भी गणमान्य लोग हैं, किसी के पास जवाब हो कि सीआई ने क्या कहा तो बता दीजिए। आप समझिए, ये जो सिर्फ और सिर्फ कंबल ओढ़ के घी पीने की जो प्रक्रिया है, जिसमें क्योंकि भाजपा को तो बहुत मजा आता है, कुछ इनके घटक दलों को मजा आता है, लेकिन वो मजा आना तब कम हो जाता है जब चुनाव के बाद उनके नेता को पीछे बैक सीट पर बिठा दिया जाता है। नीरज मिश्रा साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिए, उनका निस्तारण अब तक नहीं हुआ, और इसको आधार बना के साहब हम भी एफिडेविट नहीं देंगे। अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। तो रमेश जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, द एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। जो सबसे पहले जो आचरण इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है, आपको ऐसा क्या लगता है कि आज बदल गया कि उनका आचरण बदल जाएगा? जब एक विपक्ष के नेता के पहले के एफिडेविट्स का जवाब नहीं है, आज आपके सामने ओपन एंड शट तथ्यों के साथ एक केस प्रेजेंट है, आपको क्या लग रहा है कि क्या जाएगा? ओके डॉक्टर राजन, डॉक्टर प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक वो जो स्टेटस को जो मेंटेन करने की बात आ जाती है ना, कि किसी ने हमारी मदद की हमें कुर्सी तक पहुंचाने में, अब हम कुर्सी पर बैठ के कैसे मदद करें? डॉक्टर राजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है नीरज जी। डॉक्टर राजन, रमेश जी, आप बहुत इंतजार कराते हैं और विपक्ष की एक बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी को समय बहुत कम देते हैं। आप बोलिए सर, अब आपका ही टाइम है। बिहार का चुनाव है और उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने हरियाणा के वोटर लिस्ट पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। देखिए, राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह वैधानिक पद पर है, देश के एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, जनता के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाना, और उसका माध्यम वो हमेशा एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, वो जनता के बीच की बात करते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। चुनाव आयोग बेशक एक संवैधानिक संस्था है, जिम्मेदारी उसकी है, नैतिकता है उसकी कि वह मतदाता सूची को सही करे, जिससे विश्वसनीयता उसकी बरकरार रहे। लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, निष्पक्षता उसके केंद्र में होना चाहिए। अगर पारदर्शिता की कमी रहेगी तो आम जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी? विश्वसनीयता का बड़ा आधार लोकतंत्र का संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इन चीजों से भागता है। चुनाव पर एलओपी के लीडर माननीय राहुल गांधी जब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, पहले उन्होंने महाराष्ट्र पर प्रश्न खड़े किए, फिर कर्नाटका, आनंद और महादेवपुरा में किया, एक का भी जवाब सही से नहीं देते हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। यह एक संदेह के घेरे में है कि कौन सी ऐसी सामंजस्य है, समन्वय है भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कि यह सारी चीजें घटनाएं परिघटनाएं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। निसंदेह यह एक संदेहास्पद डॉक्टर जो डाटा है, डॉक्टर राजन आपने अपनी बात कह रही देना चाहिए। बिहार के संदर्भ में देखिए, हाँ रमेश जी, हाँ बिहार के संदर्भ में देखिए, बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू किया, उसको टाइमिंग के लेकर समस्या थी। जो टाइम चुनाव मानसून का समय चल रहा था, चुनाव के ठीक 2 महीना पहले किया गया, उस पर विरोध दर्ज किया गया। वह प्रक्रिया उनका सही नहीं था, टाइमिंग सही नहीं थी, और अंत में हमको कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट में आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे। 65 लाख जो वोट कटे उसको लिस्ट में नाम डाल नहीं रहे थे, लेकिन फाइनल लिस्ट जो आया बिहार का उसमें डॉक्टर राजन, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया होनी चाहिए ना भाई। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब वोटरों का शुद्धिकरण होना चाहिए, सही व्यक्ति वोट करे,
जो भारत का नागरिक है वही वोट करे, उसमें गलत क्या है? एसआईआर प्रक्रिया में गलत क्या है भाई? उसका ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं है ना एसआईआर प्रक्रिया का। भाई चुनाव आयोग वही तो कर रहा है जो सही लोग सही वोट दे करके। नहीं, यही तो रमेश जी यही तो कहा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर था। चुनाव के ठीक पहले मानसून का समय चल रहा था। आप कह रहे टाइमिंग आपके लिए सवाल था। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन एक डाटा समझिए बिहार के संदर्भ में 8 करोड़ 22 लाख वोटर सितंबर 2025 में थे। टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का भारत सरकार का डाटा, वयस्क मतदाता थे 8 करोड़ 22 लाख। वह जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय वयस्क मतदाता 7 करोड़ 89 लाख थे, और जब फाइनल लिस्ट आया 7 करोड़ 42 लाख हो गए। 80 लाख मतदाता कहां गए? इसकी कहीं कोई तथ्य नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजन, अभी 2020 में जो हुआ था डॉक्टर राजन, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है। जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे काम करेगा। डॉक्टर धनंजय गिरी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि चुनाव आयोग की साख पे तो सवाल खड़े हुए हैं ना, और चुनाव आयोग को अपनी साख निर्विवाद करने के लिए कुछ तो करना होगा साहब। अगर इसी तरह से सवाल उठते रहे तो लोगों का भरोसा उठना ये कितनी खतरनाक बात है, खासकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में। कौन से लोगों का भरोसा उठा है? इस देश के आम जनमानस में, इस देश के आम जनमानस में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति पूरा श्रद्धा का भाव है, अगाध प्रेम है। मैं वेंकट सिंह साहब की बात को ही कोट कर रहा था, जैसे वो बता रहे थे कि पार्लियामेंट का रुकिए ना एक मिनट, विपक्ष के लीडर डॉक्टर राजन एक मिनट रुक जाइए। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता प्रतिनिधित्व करते हैं वो विपक्ष के लीडर, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन सा व्यक्ति कह रहे हैं? अरे देश के एलओपी ने प्रश्न खड़ा किया है, उसका जवाब चुनाव आयोग को ब्यौरेवार सिलसिलेवार ढंग से देना चाहिए एक एक तथ्य पर। हो गया, अब मैं अपनी बात कर सकता हूं। यह तो सवाल बिहार के बोलिए डॉक्टर गिरी बोलिए। नहीं, देखिए क्या है कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक किसी को नहीं देता हूं और किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक को नहीं बोलता। भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, डॉक्टर राजन ही आज एंकर है तो डॉक्टर राजन ही सवाल कर ले, उन्हीं का जवाब दे देता हूं। भाई स्पष्ट बात है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस देश के आम जनमानस को पूरा भरोसा है। मैं तो एंकर के सवाल का जवाब दे रहा था। अरे डॉक्टर राजन एक मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा ना आपके पास। बोलिए धनंजय गिरी साहब। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। जब वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई तो तेजस्वी अपनी यात्रा लेकर निकल गए, यानी कि आरजेडी को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। जो ऑन कैमरा चाहिए जो कह लें, जो उनका पक्ष ले ले, लेकिन इंटरनल बात यह है कि दे डोंट हैव फेथ ऑन राहुल गांधी। उसी तरह से इस देश के आम जनमानस को भी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, और ये भरोसा क्रेडेंशियल उन्होंने खुद खोया है, कोई एक दिन में नहीं खोया है। तमाम तरह की हरकतें करके, विदेश में जाकर भारत का अपमान करके, तमाम संवैधानिक संस्थाओं से सवाल खड़ा करके, और संवैधानिक तो इसलिए कि भाई आप कह रहे हैं कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये आप कह रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए फोरम बना हुआ है। चुनाव से संबंधित बात के लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में जाइए, चुनाव आयोग से बात करिए। अगर चुनाव आयोग आपको लगता है कि किसी तरह से आपके सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा, तो न्यायालय बना हुआ है। सब चीज की प्रक्रिया इस देश में निर्धारित है, और ये प्रक्रिया संविधानों में ही वर्णित है, जिसको आप कभी कभी हाथ में लेके जाते हैं। ये अलग बात है कि खोल करके पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा आपने, अगर पढ़ लेते तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो फिर आप उसका सम्मान करते हैं। और अपनी सुविधा के लिए पॉकेट एडिशन लेके घूमते हैं। सम्मान करिए, जो उनको हाथ में लेकर मत घूमिए, क्योंकि उस किसी संविधान को कुचल के देश में आपने लोकतंत्र का गला भी घोटा है आपके पुरखों ने। तो आप इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कंटिन्यूअसली लगातार जो अटैक कर रहे हैं, लगातार जो हमले कर रहे हैं, लगातार जो समस्या पैदा कर रहे हैं, कभी विदेश की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र को क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि दुनिया स्टडी करने आ रही है, भारत के लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करने दुनिया आ रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं, दुनिया जब स्टडी करने आ रही है और इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो हमारे लिए चिंता का विषय है ना। चुनाव आयोग के लिए खुद भी चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय तब होना चाहिए जब सवाल सब्सटेंशियल हो और सच में वैसी कोई बात हो। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो गलत आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, या कोर्ट में जाते हैं तो क्षमा याचना कर लेते हैं। तो उनकी क्रेडेंशियल अगर होती तो 91 बार चुनाव थोड़ी हारते हो। 91 बार चुनाव हार के बैठे हैं,
और उसी का फ्रस्ट्रेशन, उसी का ठिकरा फोड़ने अब नीरज जी, ठीक है नीरज जी, एक बात तो तय है, ना बीजेपी से जवाब मिलेगा ना चुनाव आयोग से। अब आगे आपके लिए रास्ता क्या है, ये जरा बताइए। अब रमेश जी, हमारे पास तो सीधा साधा एक ही रास्ता है, जनता के सामने सारे तथ्यों को रख देना और जनता की अदालत में उसका रिजल्ट का इंतजार करना। क्योंकि आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। नेता तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, दोबारा मैदान में चले जाएंगे, लेकिन 5-5 साल करके इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो आज आपका डेमोग्राफिक कैपिटल है, वो खराब होता जा रहा है। वो जो लॉस्ट डेकेड है, जिसके अंदर आपने जो ग्रोथ की सारी ट्रेजेक्टरीज आप पार कर रहे थे, उसे छोड़ दिया। जैसा बिहार के अंदर पिछले 2 दशक के बारे में क्या हुआ कि आप हर सूचकांक पे नीचे से अव्वल है, ठीक उसी दिशा में भारत की युवा पीढ़ी जा रही है। तो ये जनता के सामने, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में ये सारे तथ्य हैं। इसके ऊपर एक्शन लेना जनता को है। किसी नेता के बारे में कोई नेता ये कहे कि मुझे इससे फर्क पड़ता है, तो मैं सच तो आप ये कह रहे हैं नीरज जी, जो चुनाव आयोग कह रहा, आप एक एफिडेविट दे दीजिए, वो आप नहीं देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिए, वो कह रहे हैं आप नहीं करने जा रहे हैं। आप भी ये 2 काम नहीं करने जा रहे हैं। रमेश जी, देखिए ना, मैं आपको सीधी सीधी बात क्या कह रहा हूं। आज जो नुकसान जनता का हो रहा है, इसके खिलाफ जनता ही खड़ी है। और यही वजह है कि पिछली बार 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, और उनकी क्या स्थिति हुई। और बार बार ये एलओपी पे तो ऐसे बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी 75% वोट लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। 36% वोट के साथ वो प्रधानमंत्री हैं। और हमारा जो इंडिया अलायंस है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं, वो बाकी 64% का नेतृत्व करता है। लेकिन हम तो इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का भी एक वोट है, और वो जो हाशिए पे खड़ा एक आदमी है, उसका भी एक वोट है। अगर एक भी व्यक्ति सवाल उठा रहा है, 64% आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, अगर कोई हाशिए पे खड़ा व्यक्ति भी सवाल पूछ रहा है, तो देश की संस्थाओं का और देश के नेताओं का सबसे पहला काम है कि आप उनको जवाब दीजिए, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करिए। ठीक है, श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी रमेश जी, राजन जी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। उनके लिए बीजेपी के प्रवक्ता या कोई और प्रवक्ता क्यों आ जाते हैं? बताइए, यहाँ पे आप किसी इलेक्शन कमीशन से किसी को बुलाते हैं बोलने के लिए? और दूसरी बात ये है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन लोगों को भी लेनी चाहिए। लोगों का संविधान पे से, संवैधानिक संस्था पे से विश्वास उठाने का काम ये लोग करते हैं, ऐसा ऐसा सवाल उठा के। तो हम एक लोकतांत्रिक संगठन में हैं, हम एक लोकतांत्रिक अलायंस में हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कमीशन के लिए बिहार में बिल्कुल फिर से ये कौन बोल रहे हैं? फिर ये कौन? राजन जी आपके बीच में देखिए, एक जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया नीतीश कुमार का, ये सवाल जवाब कर रहे हैं। आपकी बात जो आधार कार्ड नहीं जोड़ा गया था, तो उसके संदर्भ में इन्होंने क्या रुख लिया? एक भी पॉइंट रखा था क्या? और आधार कार्ड नहीं जोड़ता तो कितने बिहार का मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। एक रिटन एप्लीकेशन देने में, एक एफिडेविट फाइल करने में इतना दिक्कत आ रहा है। लोगों का ना तो इनका जेडीयू का तो शुरू से मनसा बीजेपी का पार्ट 2 पार्टी बन गई है। जो बीजेपी कहती है वो मारते, पर्दे के पीछे बीजेपी का दर्पण चल रहा है इनके पीछे, फोकस आता है बीजेपी। डॉक्टर राजन, श्वेता जी, ये एक बड़ा गंभीर मसला। मैं इसको बिहार की राजनीति में, आप अभी हमारे पास बहुत टाइम होगा, आगे भी हम बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। एनके सिंह साहब, एक लास्ट कमेंट में जरूर आपसे चाहता हूं सर, इस देश के नागरिक के पास जो सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा हथियार मैं कहूंगा या अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार है। वो सवालों के घेरे में है, और हम सिर्फ इस बात से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने पहले भी कई मुद्दे उठाए, उसका कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि जवाब कहां से मिलेगा? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 4 बातें कही है वही सामने आएंगी। बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन जो सच्चाई है वो कैसे सामने आएगी? नहीं रमेश, बड़ा अच्छा सवाल है, गंभीर सवाल है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको 13 करोड़ वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में, उसने ये मुद्दा रेस किया है। और ध्यान रखिएगा, जो चीज हम भूल रहे हैं, ये सारे इलेक्शन वेबसाइट से लिए गए फैक्ट्स हैं। ये जो मॉडल आई है, ये इलेक्शन वेबसाइट के फोटो उस पे है।
आई कार्ड पे है, उसमें जो लिस्ट है उसमें है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन में भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन में पहली बार उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरह से क्वेश्चन में आई है। और इलेक्शन कमीशन को एक एक सवाल का मॉडल कैसे आई, एक ही आदमी 200 जगह वोट कैसे दे रहा है, एक ही घर में 500 वोटर कैसे है, इस सब का एक एक ब्यौरेवार जब आप इलेक्शन कमीशन ये कह के अपने को मजाक बना रहा है कि साहब वो कंप्लेंट क्यों नहीं किया, ये कह के वो अपने को जोकर बना रहा है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ज्यादा गंभीरता से इसको लेना होगा। लेकिन सिंह साहब, क्योंकि हम सब लोग इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते थे, आज वो विश्वास क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन सिंह साहब एक और बात आती है ना कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब फिर पारदर्शिता कहां रह जाएगी साहब। जिस पारदर्शिता के लिए हमारा देश जाना जाता है चुनाव में, वो कहां रह जाएगी। बहरहाल इस सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं, लेकिन एक काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तत्काल कर सकता है, उसे थोड़ा स्पष्टता आ जाएगी। जो बूथ लेवल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं अगर वो जारी कर दे और राहुल गांधी के क्लेम को खारिज कर दिया जाए कि देखिए ये है सच्चाई, तो मुझे लगता है इससे भी थोड़ा स्पष्टता आ जाएगी। बहरहाल जरूरी है इस देश के सामने ये सच आना कि साहब ये वोट चोरी के जो आरोप जो एलओपी लगा रहे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। अब वो सच्चाई कब सामने आएगी, क्योंकि साख पे सवाल तो है और लोगों के मन में शंका तो है, जवाब कौन देगा इसका सबको इंतजार है। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।